सो गाइस, अगर आपने मिशन कनाडा का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऋषभ का, तो जरूर कर लेना। सेकंड पार्ट इस वीडियो पे आएगी, देखना मत भूलना गाइस। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। 10,000 सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली पूरी होने वाली है। इनकी भी 1,000 की सब्सक्राइबर की फैमिली जल्दी पूरी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। तो यार ये सारी बातें तो प्रियांशु हो गई कॉलेज सिलेक्शन की, कंसल्टेंसी की, बट अब जो मेन मुद्दा आता है वो है बजट। यहाँ पे हम लेके चलेंगे, कोई बच्चा 1 साल का कोर्स लेके आ रहा है, ठीक है, बी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, 1 साल का कोर्स लेके आ रहा है, तो उसके दिमाग में क्या बजट होना चाहिए, लाइक एक्सपेक्टेड खर्चा, एवरेज ट्यूशन फीस एंड ऑल एंड GIC। तो बजट की बात करते हैं तो एवरेज ट्यूशन फीस जो होती है यहाँ की होती है $7,000 to $8,000 पर सेमेस्टर। तो $8,000 आप मैक्सिमम लगा सकते हो। अगर बजट की बात करते हैं कि बजट हम इतना बना के चलें कि उसके अंडर हमारा काम हो जाए, तो मैं $7,000 ना लेके $8,000 ले सकता हूँ। थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ इसके अंडर हो सकता है। आप अगर 1 साल का प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं, आप PR नहीं ले पाओगे 1 साल के अंदर, क्योंकि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपका 1 साल का कोर्स खत्म होता है, आपकी 1 साल की घड़ी स्टार्ट हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 महीने बाद ही आपको फील्ड जॉब मिल गई, लेकिन आपका वीज़ा तो एक्सपायर हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का। और मेन बात यह है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आप जिंदगी में सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकते हो, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। 3 टाइप के वर्क परमिट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, कोऑप वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। तो ये सारे वर्क परमिट की बात आ गई। तो एक सेमेस्टर की फीस है वो $8,000 हम लेके चलते हैं। तो $16,000 हम 1 साल की फीस लेके चलते हैं। $16,000 प्लस $10,000 GIC, $20,000 हो गए, $26,000 हो गए, सॉरी। $26,000 के बीच में आप $4,000 तो खर्चा लगा के चलो अपना पर्सनल सामान शॉपिंग वगैरह का, और उसके बीच में आप लगा के चलो एयर टिकट। तो ये टोटल आपका $30,000 खर्चा हो गया। प्लस आप थोड़े कुछ पैसे लेके आओगे तो $2,000 मैक्सिमम लगा के चलो, तो $32,000 का खर्चा आपके अंदर है अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो। तो अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट लाइक 15 लाख से लेके 16 लाख रुपए के बीच में हो जाना चाहिए हमारा काम। 16 lakhs में काम हो जाएगा आपका, इंक्लूडिंग एयर फेयर एंड ऑल एंड शॉपिंग, इंक्लूडिंग शॉपिंग, एम्बेसी फीस, सब कुछ। लेकिन अगर आप कमीशन दे रहे हो किसी को, आप प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में जब मैं अपने कॉलेज के बाद जब मेरा ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, मैं काफ़ी कंफ्यूज था इसको लेके खुद। तो ये जो क्वेश्चन है, ये छोटा सा डिफरेंस मैं पूछना चाहता हूँ, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड कॉलेज ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जैसे हम कहते हैं, तो इनमें छोटा सा डिफरेंस आप अगर बता पाएँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट में। तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल पे आते हैं, ठीक है। जो इनकी ड्यूरेशन होती है मास्टर्स की, क्या होती है, कई बार मास्टर्स की ड्यूरेशन 2 साल होती है मैक्सिमम, कई बार ये 3 साल भी पहुंच जाती है। वो डिपेंड करता है कोर्स पे, क्योंकि मेरा फ्रेंड कर रहा है, उसने मुझे बताया था। तो मेरा यही होता है माइंड में कि अगर वो बंदा कोर्स कर रहा है तो एक बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट कर रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेशन है एक, कि फॉर एग्जांपल आप सर्टिफाइड हो कि आप ये कोर्स कर चुके हो। जैसे मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है, उसके अंडर इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सब्जेक्ट मैं कर चुका हूँ, तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है। तो डिप्लोमा, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डिप्लोमा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या वैल्यू होगी कनाडा में, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो। कनाडा की जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर डिप्लोमा की वैल्यू ना होती तो उसकी फ़ीस भी इतनी ना होती, ठीक है। तो जो डिप्लोमा की फ़ीस होती है और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है, दोनों सेम होती है, ठीक है। कई बार डिफरेंस होता है लेकिन सेम होती है, अप्रॉक्सीमेटली होती है। लेकिन मास्टर्स की थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि वो डिग्री होती है। बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज हो यार डिप्लोमा करूँ, सर्टिफिकेट करूँ, क्या करूँ, आपने कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाओ, आपने वहाँ पे VPN यूज़ करके आप अपना वहाँ पे सर्च करो Indeed.ca। वो इंडीड वेबसाइट्स पे आप अपने कोर्स का जो कोर्स कर रहे हो उसके कीवर्ड्स टाइप कर दो, आपको वहाँ पे उसके रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी, पे रेट आ जाएगा, रिक्वायरमेंट आ जाएगा। और रिक्वायरमेंट में वहाँ पे ये सीधा सीधा लिखा होगा कि आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने डिग्री किया तभी आपको ये जॉब मिलेगी। आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके स्किल्स,
अगर आपने सर्टिफिकेट भी किया तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और ये इन द क्रक्स यही बताना चाहता हूँ, चाहे आप मास्टर्स करो, चाहे आप सर्टिफिकेट करो, चाहे आप वो डिप्लोमा करो, ठीक है, इन द एंड आपको पता है कि लोगों ने सेटल होना है। तो सेटल में ये नहीं देखा जाता कि आपने ये डिग्री की है, डिप्लोमा की है या मास्टर वो किया, लेकिन हाउएवर डिग्री के पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं पीआर के एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो पीआर पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो जॉब मिल जाती है। वो जॉब ये नहीं देखते, जॉब का एम्प्लॉयर ये नहीं देखता भैया इसने डिग्री की है, इसने डिप्लोमा किया है, हम डिग्री वाले को लेंगे। तो एडिंग ऑन इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, जो हमारा ओंटारियो प्रोविंस है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, लाइक ओंटारियो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा क्या सेम होता है? हाँ, ये सेम ही होता है। और लोगों के अंदर ये मिथ है कि जैसे आप ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के बारे में बात कर रहे थे ना, वैसे ही है ये चीज़ है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, चाहे आप डिप्लोमा कर लो, ठीक है। हालांकि इंडिया में ये माइंडसेट है कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डिप्लोमा की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं करता, 10th के बाद लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन वो वाला डिप्लोमा अलग होता है, ये वाला डिप्लोमा थोड़ा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब बजट भी फाइनलाइज हो गया, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि डिप्लोमा करना है या फिर हमारे को क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ़्लाइट बुकिंग का कुछ टिप्स अगर आप दे पाएँ, या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा फ़्लाइट के साथ, एंड डायरेक्ट लेनी चाहिए, इनडायरेक्ट लेनी चाहिए, तो इसके ऊपर आपका क्या हुआ व्यू है, एंड आपने कौन सी फ़्लाइट ली थी? फ्लाइट एक्सपीरियंस तो मेरा जो वीज़ा आ गया था फॉर्चुनेटली 4 महीने पहले ही आ गया था, 4 की 5 महीने पहले, लाइक नवंबर को आया था मेरा वीज़ा मई इनटेक के लिए तो मेरा 20 दिनों में वीज़ा आ गया था, प्रोफाइल स्ट्रांग होने की वजह से 20 डेज लगे, दिवाली वाले दिन आया। तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने बुक किए। तो फॉर्चुनेटली आपको पता ही है कि अगर आप 2-3 महीने पहले बुक करते हो फ्लाइट तो आपको सस्ती मिलती है। तो मुझे पड़ी थी फ्लाई एमिरेट्स टिकट 55,000 रुपीज़ की ओनली, जिसका प्राइस जाते जाते मई इनटेक में उसका प्राइस हो गया था 1,20,000 रुपीज़। तो अगर आपको करना है तो आप फ्लाई एमिरेट्स, बेस्ट एमिरेट्स है, क्योंकि यार बेस्ट फ्लाइट इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैवल किया उसमें, और वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया दुबई के थ्रू गया था मैं। पहले दुबई में मेरा 2 घंटे का स्टे था, फिर मैं कनाडा आराम से पहुंच गया। तो आप ये जरूर देखना, सस्ते के चक्कर में ये ना देखना कि आप मल्टीपल कनेक्टिंग फ्लाइट्स पकड़ लो, ताकि आपको प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है, उसका जरूर ध्यान रखना है फ्लाइट बुक करते वक्त कि अगर आप कहीं देख रहे हो, कहीं जा रहे हो, अगर आप यूएसए के थ्रू आ रहे हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, यूएसए का वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, अदरवाइज आप कनाडा नहीं आ पाओगे। तो इट्स बेटर या तो आप डायरेक्ट कराओ, या आप दुबई के थ्रू कराओ, या आप कोई ऐसी कंट्री के थ्रू कराओ जहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। तो ये अपने माइंड पे ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपका जैसे वीज़ा आता है, वीज़ा आने से पहले कभी फ्लाइट बुक नहीं करानी चाहिए। बहुत स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, एक्साइटमेंट में करा लेते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर उन्हें फ़्लाइट कैंसिल करानी पड़ती है, उनका 10,000 से 15,000 का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए फ़्लाइट्स के रिलेटेड। अब हमारी फ़्लाइट्स की टिकट भी बुक हो गई प्रियांशु, एंड अब हमारी बारी है कनाडा में लैंड होने की। तो लैंड होने के बाद कनाडा में इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, या बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या होगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कैनेडियन एयरपोर्ट पे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कैनेडियन एयरपोर्ट पे? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत पोलाइट होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स, बहुत अच्छे से विश करते हैं कि हाय हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। बहुत सारे अच्छा बिहेवियर होता है, ये नहीं कि रूड होते हैं। तो वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपका फुल नेम पूछेंगे सबसे पहले। फुल नेम पूछने के बाद वो आपका ये पूछेंगे आप कोर्स कौन सा करने आए हो, फिर आप उन्हें बताओ ये कोर्स करना है, फिर आप उनको ड्यूरेशन बताओगे। अपना ऑफर लेटर जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, जो भी ऑफर लेटर में मेंशन है कि इतने ड्यूरेशन का कोर्स है, ठीक है। फिर वो कहेंगे आप करोगे क्या, फिर आपने कहना है कि इसके बाद मैं अगर मेरी स्टडी अच्छी लगती है, स्टडी के बाद मैं कनाडा से मतलब मैं वर्क परमिट अप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद मैं इंडिया काम करने चला जाऊंगा। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये ना कह देना भैया पीआर चाहिए मुझे बहुत सारे लोग मतलब कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक्साइटमेंट का भैया ये चाहिए, तो फिर ऐसे चीज़ें ना करना, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा आपका वीज़ा क्या है, स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा का क्या काम होता है, आओ कंट्री में पढ़ो और चले जाओ, ठीक है।
वो बात की बात है भाई, जब आपके पास पीआर कार्ड होगा फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको इमिग्रेशन पे। लेकिन ये ना कहने लग जाना, फिर इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बहुत सारे बच्चे गलतियां भी कर देते हैं, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर वो कहेंगे कौन पिकअप करने वाला है, अगर आपके पास कोई है नहीं पिकअप करने वाला, कह देना ये नो वन इज, कोई है नहीं यहाँ पे। और सेकंड, रिलेटिव के बारे में पूछते, कोई रिलेटिव है आपका, अगर है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कह देना मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने आ रहा है, कुछ नहीं बोलते। और ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार वापस भेज देते हैं वहाँ से। वापस उन्हें भेजते हैं जिन्होंने आइल्स के सर्टिफिकेट खरीदे होते हैं, जिन्होंने आइल्स के सर्टिफिकेट खरीदे होते हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती। इसलिए मैंने बोला था कि आइल्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ है सारी इमिग्रेशन की। तो ठीक है, अब हमारा इमिग्रेशन भी क्लियर हो चुका है, हम एयरपोर्ट से बाहर भी आ चुके हैं। तो अब हमारी बात, अब जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारे माइंड में, जो मेरे माइंड में है, प्रियांशु आपको आपकी फ़र्स्ट जॉब कब मिली कनाडा में लैंड होने के बाद? फर्स्ट जॉब भाई मुझे मिली है, अनफॉर्चुनेटली मैं 4 महीने वेला था, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं। आपको बताया गलतियों से इंसान सीखता है। तो 4 महीने मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर मैं जॉब करता हूँ, फैक्ट्री में करता हूँ। अभी तो मुझे रेस्टोरेंट में मिल गई है फॉर्चुनेटली जॉब। तो मैं फैक्ट्री में जॉब करता था, तो एजेंसीज़ में रजिस्ट्रेशन करवानी थी। मैंने एजेंसीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन मैंने फॉलोअप नहीं किया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं कि वो रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे ड्रॉप करते हैं, लेकिन फॉलोअप नहीं करते। जहाँ आप रिज्यूमे ड्रॉप करो, उन्हें ज़रूर कॉल करो अगले दिन कि मैंने रिज्यूमे ड्रॉप किया था, आप भी क्या जॉब वैकेंसी है, क्या मैं आ जाऊँ, क्या मैनेजर से बात कर सकता हूँ। तो जब भी आप कनाडा आओगे तो फिर आपको मैनेजर को फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप मैनेजर से बात करो, क्योंकि मैनेजर ही हायर करते हैं। और सबसे क्रूअल बात यहाँ की ये है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मोस्टली वो आपका रिज्यूमे फाड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रेफरेंस को लगवाना होता था। जो रेफरेंस उनके थ्रू आती है, उन्हें जॉब लगवानी होती है, तो वो आपके रिज्यूमे को फाड़ देते, जबकि ज़रूरत होती है बंदे की, पर वो आपके रिज्यूमे को फाड़ देते। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत बार, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये गलतियाँ मैंने की। तो राइट नाउ मुझे रेस्टोरेंट में जॉब मिली है, तो मेरी अगले हफ्ते से ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो रेस्टोरेंट के में जॉब करने के लिए मैं आपको जब भी कनाडा हो, आपको मैं ये एडवाइस देता हूँ, आप 3 लाइसेंस ज़रूर बनवाना। सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस, आपका सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस से ये होगा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में थोड़ी हेल्प होगी। स्मार्ट सर्व का लाइसेंस, ताकि आप रेस्टोरेंट में काम कर सकोगे स्मार्ट सर्व के लाइसेंस के थ्रू, ठीक है। और थर्ड है G1 लाइसेंस, क्योंकि आप यहाँ पे अगर सिम लेने जाओगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, आपको आइडेंटिटी चाहिए होगी। G1 लाइसेंस चाहिए आपको, मतलब पासपोर्ट नहीं लेके घूम सकते आप हर जगह, वो कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो G1 लाइसेंस से ये होगा आपका एक आइडेंटिटी बन जाएगी, आप आराम से वो लाइसेंस दिखा के अपना सिम ले सकते हो, फ़ोन ले सकते हो, जो चीज़ें मतलब कहीं भी जाना होगा आप अपनी आइडेंटिटी शो कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सो अब हम इस वीडियो को एंड करने ही वाले हैं। सो लास्ट क्वेश्चन प्रियांशु आपके लिए, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली ये, बट एक टिप है। जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं कनाडा फ्यूचर में लैंड करने वाले हैं, बीट सितंबर, अभी तो शायद ऑनलाइन ही होगा, बट जो भी स्टूडेंट्स जनवरी में आने वाले हैं या जो भी लैंड करने वाले हैं कनाडा में, उनके लिए क्या स्पेशल टिप देना चाहोगे? लाइक आप जो शायद आपको दिया होता तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए बेनिफिशियल होता। सर्टिफिकेशन ज़रूर करवा लेना अपनी। सर्टिफिकेशंस का मतलब ये है आप लाइसेंस ज़रूर ले लेना, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस, स्मार्ट सर्व का लाइसेंस, ताकि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर पाओ। अब जैन टेक में जो बच्चे आ रहे हैं, आपको पता है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सर्दियों में आप ऊबर ईट साइकिल पे नहीं कर सकते, हालांकि गर्मियों में बंदा आराम से ऊबर ईट साइकिल पे कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस अगर आपके पास होगा सिक्योरिटी गार्ड का, उसके थ्रू आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल अपार्टमेंट के अंदर होगी, आराम से हीटर में बैठना होगा। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, तो आप लाइसेंस ज़रूर ले लेना, ठीक है। लाइसेंस $300 है, बट वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक टाइप की। आपके पास एक स्पेशल अथॉरिटी आ जाती है कि हाँ मैं लाइसेंस्ड पर्सन हूँ, तो मुझे जॉब दे दो प्लीज़ सिक्योरिटी गार्ड की। जब जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। 100 रिज्यूमे में से अगर 20 सिक्योरिटी गार्ड हैं तो 20 लोगों को भी हायर कर सकते हैं लोग, क्योंकि आपका कंपटीशन 20% लोगों में से होगा, 100% लोगों में से नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाया। आपके पास 3 लाइसेंस है, G1 लाइसेंस है, सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है, स्मार्ट सर्व का लाइसेंस है। रेस्टोरेंट देने जाओगे तब भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है।